ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डील करते हैं सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द चैप्टर ऑसिलेशंस। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ये है वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू द सीलिंग। एक लॉन्ग मेटेलिक वायर है, उसका एक एंड जो है वो सीलिंग से टाइड है। द अदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। दूसरा एंड एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। A mass m is hung freely from the free end of the spring. स्प्रिंग के फ्री एंड से एक मास m हंग है। The area of cross section and young modulus of the wire are a and y. a और y वायर के यंग मॉडुलस और एरिया है, मतलब a एरिया है और y यंग मॉडुलस है। If the mass is slightly pulled down and released, it will oscillate with a time period equal to. तो अगर हम मास को थोड़ा सा नीचे खींच दें तो वो कितने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तो हमारे पास एक वायर है, ये इस वायर का यंग मॉडुलस y है और एरिया a है और लेंथ l है, और एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये एक मास है m। तो इस मास m को अगर हम थोड़ा सा पुल डाउन कर दें तो फिर ये कितने टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों आपको याद होगा कि अगर कोई वायर है तो एक वायर भी एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट ही है और उसका कुछ ना कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो मान लो कि ये वायर है, इस वायर का मुझे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, कितना होगा। तो मैंने इस पे एक फोर्स F लगाया, यहां से रिजिडली इसको सपोर्टेड है। तो अगर ये वायर में थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया, जस्ट लाइक स्प्रिंग, मान लो X एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। ओके बच्चों, तो X is extension, then X by L is strain. Okay, so X by L is strain, strain है ये। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। और F upon A is stress, तो F upon A divided by X upon L is equal to young modulus, पढ़ा होगा आपने। तो ये आ गया हमारे पास FL upon में AX is equal to young modulus. So this can be written as कैपिटल L कर देते हैं लेंथ को, कैपिटल L, कैपिटल L, क्योंकि यहां पे मैंने कैपिटल L लिख दिया ना। ठीक है, कैपिटल L। तो बच्चों यू कैन से दैट F इज इक्वल टू AY बाई L इंटू में X। तो ये Y F इज इक्वल टू KX के इक्विवेलेंट हो गया ना, मतलब K डैश। तो एक तरीके से K डैश की वैल्यू आ गई AY बाई L, समझ गए ना। यानी इस वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश है वो है AY बाई L। अब क्या है ना कि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, तो जब दो स्प्रिंग सीरीज में होते हैं तो उनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पे K इफेक्टिव हो जाएगा हमारा K1 इंटू K2 अपॉन K1 K2, K1 प्लस K2, नीचे प्लस आ जाएगा। तो देखा जाए तो एक K और एक K डैश है, तो यानी कि K इफेक्टिव क्या हो गया, K इफेक्टिव हो गया जी K डैश बाई K प्लस K डैश। ओके, तो K डैश की वैल्यू क्या है AY बाई L, तो K इफेक्टिव हो गया हमारा K इंटू AY बाई L डिवाइडेड बाई K प्लस AY बाई L। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो L तो कैंसिल हो जाएगा, तो K इफेक्टिव आ जाएगा जी K AY डिवाइडेड बाई KL प्लस AY, KL प्लस AY। दिख रहा है बच्चों। तो अब ये आ गया K इफेक्टिव। अब मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूं इसका क्या आएगा। तो मैं ये पोर्शन रब कर देता हूं, ठीक है ना, लिखने की जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, पहला ही क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, तो K इफेक्टिव क्या आ गया, दोबारा से लिख देता हूं, K AY डिवाइडेड बाई KL प्लस AY। ओके, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, M बाई K इफेक्टिव।
तो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट अंडर m बाई के इफेक्टिव। ओके, तो जब मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू m इंटू में और 2 पाई इंटू में m, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ गया ना, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो के एल प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई के ए वाई। तो क्या आंसर बैठ रहा है? देखो बच्चों, आंसर बैठ गया सेकंड। सो सेकंड इज द आंसर। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, किसी को अगर याद हो कि ए वाई बाई एल होता है के इफेक्टिव, तो फिर उसके लिए तो बहुत आसान था। वो तो मैंने ऑब्टेन किया ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्लियर है? ओके। अब मैं ये रब कर रहा हूं, पूरा ही पोर्शन एक्चुअली मैं रब कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे ही है, अक्सर बच्चे डाउट में पूछते हैं मुझसे। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस अबाउट ओरिजिन ऑन द x एक्सिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u x इक्वल्स टू k x मॉड का क्यूब, where k is a positive constant. If the amplitude of oscillation is a, then its time period of t is proportional to। आमतौर से ये एक नॉर्मल एसएचएम नहीं है बच्चों, क्योंकि नॉर्मल एसएचएम में u जो है वो k इंटू में एक्स स्क्वायर होती है, और अगर हम u का ग्राफ बनाए तो वो एक पैराबोला बनता है। तो अगर पार्टिकल लेफ्ट जाए तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, राइट जाए तो भी बढ़ती है। पर एक्स क्यूब का जो फंक्शन है ना, u अगर k इंटू में एक्स क्यूब होता तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, ऐसा और ऐसा। ठीक है ना, बहुत तेजी से ऊपर जाता है फिर ये। तो लेकिन मॉड अगर लग जाए, तो मॉड लग जाए तो फिर ये भी यू शेप ही बन जाता है। मॉड लग जाएगा ना तो ये भी कुछ यू शेप ही बन जाएगा। ओके, तो जैसे ही पार्टिकल मीन से आगे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब, हो तो सकते हैं इसमें ऑसिलेशन, वो एसएचएम नहीं होंगे, ऑसिलेशन होंगे। इज इट फाइन? एसएचएम नहीं होंगे तो पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऑसिलेशंस वर्ड है, एसएचएम नहीं है, क्योंकि एसएचएम के लिए तो एक्स स्क्वायर ही चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। असल में इस क्वेश्चन में ये लेसन देने की कोशिश की गई है कि अगर u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, केवल तभी टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड से, अदरवाइज ये डिपेंड कर जाएगा एम्पलीट्यूड पे। इसको हम करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे डायमेंशन मेथड से, क्योंकि हमें बताना सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी है। तो जब जब हमें केवल प्रोपोर्शनलिटी बतानी होती है ना, तो उस समय उन समय पे हमारे लिए प्रोपोर्शनलिटी मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्लियर हुआ? जब जब हमें प्रोपोर्शनलिटी बतानी हो तो डायमेंशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तो चलिए देखिए, एक तो k पे डिपेंड कर सकता है टाइम पीरियड, मास पे डिपेंड कर सकता है और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर सकता है। तो तीसरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब चौथा तो कुछ है ही नहीं, तीन ही है बस। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए जरा, तो मैंने मान लिया कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a। अब a तो नहीं ले सकता मैं, चलो x ले लेता हूं, m पावर x और k पावर y और a पावर z। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने a क्यों नहीं लिया, क्योंकि a ऑलरेडी इसमें है ना, तो a की पावर a हो जाती, गड़बड़ हो जाता ना। तो बच्चों टाइम पीरियड की डायमेंशन हुई m0 L0 T1। ओके, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पाई मान लेते हैं, पाई डैश कुछ भी मान लेते हैं, पाई डैश। ओके, क्योंकि पाई नहीं है, ये पाई डैश है, पाई डैश एक कांस्टेंट है। ओके, m की पावर x का मतलब हुआ m पावर x, k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है वो, तो फोर्स होता है mlt माइनस 2, तो ये हो जाएगा m1 यानी m पावर y t पावर माइनस 2y। ओके, एम्पलीट्यूड होता है l पावर z। ओके बच्चों, तो अगर आप देखो, मतलब मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूं, ठीक है ना, अगर आप देखो ध्यान से तो m की पावर क्या हो गई, y प्लस x हो गई।
असल में हमारा तो मकसद क्या है, हमारा तो मकसद स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो फोर्स अपॉन मास है, तो फोर्स अपॉन मास हो गया हमारा ये, ठीक है ना। तो m is mass, k is spring constant, force upon, no, k is not spring constant, not spring constant बच्चों, k is not spring constant. so इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली करता हूं, ठीक है, देखिएगा। m0 l0 t1, और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को प्रोपोर्शनलिटी ही रहने देते हैं, ओके। m इज मास, m पावर x, l पावर z, k क्या है, k है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में x क्यूब। तो पोटेंशियल एनर्जी u का फॉर्मूला होता है ml2 t-2, उसको मैं l क्यूब से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा हमारा मतलब u अपॉन l क्यूब, है ना, ये k आएगा। तो k हो गया आपका m1 l-1 और t-2, सो दिस कम्स आउट टू बी my l-y एंड t-2y। ओके बच्चों, समझ गए डायमेंशन एनालिसिस। तो अब देखिए आप x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 0, क्यों हो गई, क्योंकि m की पावर x प्लस वाई है, और -2y की वैल्यू हो गई बच्चों 1, और l की पावर देखो यहाँ पे z है, ये 2 नहीं है, z है, ओके, z माइनस वाई, सो z माइनस वाई हो गया 0, यानी जो वैल्यू z की है वही वैल्यू y की भी है। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है बच्चों -12, तो इफ y is -12 it means z is also -12, and if z is -12 it means that कि a की पावर t is proportional to a की पावर -12, it means that t is proportional to 1/√a। तो मुझे यकीन है आपको ये क्वेश्चन समझ आया, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। तो होपफुली आप समझ गए, यानी इस क्वेश्चन में ये समझाया गया है कि अगर u x क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट हो जाए। पर एसएचएम की तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। आप उसको थोड़ा डिस्प्लेस करो, ज्यादा डिस्प्लेस करो, टाइम पीरियड सेम ही आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। when a periodic force f is equal to f naught cos omega t is applied on it, then its time displacement is proportional to, मतलब इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो देखिए इसको मैं करता हूं। बेसिकली मैं आपको लॉजिक से तो बता सकता हूं सिंपल, और वो लॉजिक ये है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा कि जब फोर्स की, पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जब पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो एम्पलीट्यूड ट्रेमेंडसली हाई हो जाते हैं, तो इन दोनों में ही हाई होंगे। अब m की डिपेंडेंसी की बात है कि m पे कैसे डिपेंड करेगा। तो लॉजिक ये है बच्चों कि अगर भारी चीज है तो भारी चीज का एम्पलीट्यूड कम होगा और हल्की चीज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। भारी चीज का एम्पलीट्यूड कम होगा, हल्की चीज का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो लॉजिकली तो आंसर बच्चों सेकंड आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। बट प्रिसाइजली स्पीकिंग अगर मैं इसको करके दिखाऊं तुम्हें तो कैसे होगा, सुनिए। मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ओके, और ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगा दिया है F,
ये F एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बल्कि ये है F नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, F इज इक्वल टू F नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको और टिपिकल सिचुएशन बना रहा हूं, तो उसके लिए मैंने यहां पे एक लिक्विड भी भर दिया है। ठीक है बच्चों, और लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एम मास के ब्लॉक पे मैं एक पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूं। ओके, तो मैं ये मान लेता हूं कि स्प्रिंग में x अमाउंट का एक्सटेंशन है, मतलब x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो ये एक kx फोर्स लगाएगा, और मैं ये मान लेता हूं कि ये पार्टिकल, ये ब्लॉक v वेलोसिटी से उधर भाग रहा है। तो अब लिक्विड नीचे आ गया, तो लिक्विड की कहानी ये बनी कि नीचे वाली जो लेयर है लिक्विड की, मान लो ये लिक्विड की लेयर है, इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करके बनाऊं, तो ये लिक्विड की अपर लेयर और ये लिक्विड की लोअर लेयर। तो लोअर लेयर जो है वो बिल्कुल रेस्ट में है, यानी यहां पे वेलोसिटी 0 है और यहां पे v है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि लिक्विड की जो विड्थ है वो w है। तो बच्चों विस्कस फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ईटा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ए था एरिया ऑफ द लेयर। तो जो एरिया है वो तो बेस का एरिया हो जाएगा, इसके एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। dv का मतलब हो जाएगा v माइनस 0 और dx का मतलब हो जाएगा यहां पे w। तो फोर्स बन जाएगा ईटा a इंटू वी बाई डब्ल्यू। अब क्या है ना, हमें तो मेनली प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, तो फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आ गया, तो मैं फोर्स को लिख रहा हूं b इंटू वी, मतलब मैं इन तीनों कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट b से रिप्लेस कर देता हूं। ओके, तो अब जरा देखिएगा कितने फोर्स लग गए इस पे आगे को जो फोर्स लग रहा है वो है F नॉट कॉस ओमेगा टी, F नॉट कॉस ओमेगा टी। पीछे को एक फोर्स लग रहा है kx, पीछे को एक और फोर्स लग रहा है bv। ये bv जो है वो फ्लूइड का फ्रिक्शन है, मतलब विस्कस फोर्स है, जो कि ईटा a v बाई डब्ल्यू है, उसमें ईटा a v बाई डब्ल्यू को मैंने b लिख दिया, तो bv हो गया। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू m में तो होता ही है ना बच्चों, तो ये इक्वेशन बन गई F नॉट इज इक्वल टू F नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू m इंटू में डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू में डी एक्स बाई डी टी और प्लस k इंटू में x। अब जो बच्चे मैथ्स रखते हैं, जिनके पास मैथ्स है, तो वो समझ गए किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। अब कोई बात नहीं, किसी भी ऑर्डर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये पार्टिकल SHM जो करेगा, जो ऑसिलेशन करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही होगी, क्योंकि जब बॉडी एक क्या कहते हैं फोर्स्ड पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेशन करती है, तो तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x जो होगा वो a, यानी a फॉर एम्पलीट्यूड, या a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। फाई कुछ भी हो सकता है, तो फाई मैंने लिख दिया, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों की फेज सेम हो, तो इसलिए फाई भी लिख दिया मैंने। ओके बच्चों, तो अब अगर मैं dx बाई dt की वैल्यू निकालूं, तो वो आ जाएगा हमारा a नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो b भी आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं तो k यहां आ गया। ओके, अब मैं इसका एक और डेरिवेटिव ले लूं, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, m, तो यहां पे भी m आ गया। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो राइट हैंड साइड आ जाएगी ना बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में F नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो मैं लिखूंगा F नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये मैं रब कर रहा हूं, F नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, a नॉट, दिस इज a नॉट, वी कैन टेक a नॉट कॉमन, है ना, a नॉट वी कैन टेक कॉमन, तो ये साइन है, ये भी साइन है, सो वी कैन टेक देयर डिफरेंस, ब्रैकेट में आ गया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ओके, इंटू में साइन ओमेगा टी एंड प्लस फाइव, एंड प्लस फाइव कहां चला गया, प्लस फाइव, ओके बच्चों, एंड दिस इज
बी ओमेगा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था ना, तो प्लस बी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब याद करो बच्चों, एसएचएम में मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई फंक्शन ऐसे है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होती है। इधर मैक्सिमम वैल्यू एफ नॉट है, तो मैं लिख सकता हूं एफ नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की है इज इक्वल टू ए नॉट इंटू के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके बच्चों, और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, राइट। तो अब मुझे ए नॉट चाहिए, क्या चाहिए मुझे? ए नॉट। तो ए नॉट की क्या वैल्यू आई बच्चों? ए नॉट की वैल्यू आई बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आई ए नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? एक्चुअली तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट मुझे यहां पे ओमेगा स्क्वायर को अकेला करना है, तो मैं m कॉमन ले लेता हूं। तो देखो यहां से m कॉमन बाहर निकालूंगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट है तो m आ जाएगा बाहर। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों एफ नॉट बाई एम अंडर द रूट k बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब जरा सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मुझे इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से मैच कराना है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन से मैच कराना है, तो इस क्वेश्चन में कोई क्या कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स का जिक्र नहीं है ना। हालांकि ये मैंने डिराइव किया है, मैंने जानबूझ के किया है ये डिराइव, क्योंकि मुझे बताना है तुम्हें कि अगर रेजिस्टिव फोर्स होता तो ये इक्वेशन आती। अब रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो बी को आप 0 रख दोगे ना, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। तो जैसे ही आपने इसको 0 रखा तो बच्चों क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपका एफ नॉट बाई एम। अब देखो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी के बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब के बाई एम क्या है? के बाई एम एक्चुअली ओमेगा नॉट ही तो है, मतलब के बाई एम तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुई ना इसकी, मतलब पीरियोडिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम हो जाएगा ना बच्चों। तो एक तरीके से दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया ना, समझ गए? तो बच्चों ये था। अच्छा, अब मैं इसको यहीं के यहीं आपको रेजोनेंस भी एक्सप्लेन करता चलता हूं, ठीक है? तो सुनिएगा, ये मैं रब कर दूं, मैं कर देता हूं ये रब। ओके, तो सुनिए, मैं इससे एक्सप्लेन करता हूं रेजोनेंस किसे कहते हैं। तो हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? एफ नॉट बाई एम रूट अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, ये होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर वाली टर्म को 0 कर दिया जाए तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ना। एम्पलीट्यूड को मैंने ए नॉट लिया था पहले, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए ले लो ए नॉट ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो साफ पता चलता है कि व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा नॉट है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों स्प्रिंग मास सिस्टम की, के बाई एम। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं? तो अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है तो ओमेगा नॉट ओमेगा है, राइट? तो जिस समय पे ओमेगा नॉट ओमेगा के इक्वल होगा तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपका एफ नॉट बाई एम बी ओमेगा, राइट? और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर बी 0 हो जाए तो फिर इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, याद है आपको? तो ये रेजोनेंस होता है बच्चों, यानी रेजोनेंस वो सिचुएशन है जब हमारे अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है?